हेलो फ्रेंड, आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास 7 का यानी पार्ट 1 हिस्ट्री का हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जा सकता है यानी एग्जाम में। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यानी फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर 1 यानी क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा एग्जाम में जा सकता है। ठीक है, सिविल सर्विस हो या अनदर एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। गेहूँ और जौ फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट नंबर 1 नंबर में है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। सेकेंड नंबर में इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा यानी केवल उपयुक्त कथनों पर कौन से आप सही इसमें कथन चुनिए कि एक सही है या केवल दो सही है या एक या दो, दोनों या न तो एक और नहीं दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, कि सबसे पहले मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाना शुरुआत की गई थी, गेहूँ को। ठीक है, गेहूँ और जौ को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा हम विस्तार से व्याख्या भी आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया लगभग 8000 वर्ष पूर्व। इन फसलों को उपजाने का कार्य सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों क्षेत्रों में हुआ, न कि विंध्य में। कथन 2 गलत है। ठीक है, आपको पूरा तथ्य के साथ है ये। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, न्यूनतम तत्वों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य सत्य कबीर नगर यानी लाहौर नदेव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 पूर्व के हैं। ये निगारों तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़िया क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखें सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट नंबर में देखते हैं कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। ठीक है, ये सही है, आप लोगों को मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ। गांव और उसकी सहायक नदियों के किनारे गांवों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप इसमें चूज करिए कौन होगा। ठीक है, उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं, केवल 1 या केवल 2 या 1 2 दोनों या केवल न तो एक और न तो दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी केवल एक, यानी आरंभिक नगरों का विकास सिंधु नदी का सहायक नदियों से हुआ था। ठीक है, आप लोग थ्योरी पढ़े हैं तो आसानी से बना देंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से व्याख्या कर लेते हैं कि कथन एक सही है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर का विकास हुआ, यानी इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। गांव और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई, अतः कथन 2 गलत है। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर में हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल किस नाम से जाना जाता है। तो हम थ्योरी आपको पढ़ाए हैं, इसको राइट आंसर हो जाएगा यानी मगध। इसको हम मगध के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा हम व्याख्या कर लेते हैं कि सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का पहला 12 राज्य था, यानी इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, यानी इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट ईस्वी पूर्व यानी 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यानी 544 से 492 ईस्वी बिम्बिसार था। ठीक है, आप लोग को फैक्ट याद रखना है। चलिए 4 नंबर में देखते हैं भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। और सेकेंड नंबर में भारत नाम का प्रयोग उत्तर
पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी इस समूह का उल्लेख संस्कृति भाषा का आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो इस पर आप कथन पर विचार करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर को चुनिए। तो केवल एक होगा, यानी केवल दो, या एक और दो, या न तो एक और नहीं दो। तो इसका राइट आंसर यानी एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका चलिए थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। इस पर आप जरूर फोकस करिएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, उपयुक्त दोनों कथन सही है। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। इन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी ऋग्वेद संस्कृति के आरंभिक कृति हैं जो लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुरानी है। बाद में इसी तरह समूह के नाम प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर में देखते हैं कि 5 का राइट आंसर क्या होगा। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही नहीं है। आप लोग को ध्यान देना है, सही नहीं है। अतीत में हाथों से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। इसमें पूछ रहा है आपसे सही कौन नहीं है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए यानी मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन शब्द यानी मेनू जिसका निकला है, इससे निकला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको देखना है कि क्या होगा। ठीक है, कथन देखिए। फिर 3rd नंबर में है कि पांडुलिपियाँ तार के पत्तों काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आप कथन पर अच्छे से पढ़कर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 1st नंबर में देखिए कि ऐसे लेख जो केवल पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। 2nd नंबर में कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख और पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी केवल बी नंबर। ठीक है, इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। कैसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे। कथन एक गलत है। ठीक है, और 2 सही है। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये आप आंसर आपका अपना बताइए। इस आप थ्योरी पढ़े हैं तो आप आसानी से बना देंगे। अशोक के कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों को लिखा गया है? तो अशोक के आप बताइए कौन सा लिपियों में इन्हें लिखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी और अरमाइक। ठीक है, इसका पढ़ सकते हैं कि अशोक का कंधार अभिलेख यानी इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखी गई है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ऐसा भी आपको सिविल सर्विस में एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप लोग ये इसको इग्नोर मत करिएगा बिल्कुल, और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, कथन 1 में ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी यानी तिथियाँ ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। आर में एक कारण आर बताया है। कथन दिया है ए में ईसा मसीह का जन्म के पूर्व सभी तिथियाँ ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। कारण बताया है आर में कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से निकली है। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चयन आपको करना है। ठीक है, 1 नंबर में दिया है ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण है। सी नंबर में दिया है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु ए सही है। तो आपको इसमें सही चूज ऑप्शन करना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी ए नंबर। ठीक है, ए और आर दोनों सही है,
और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर देखें यानी हिस्ट्री का। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थ्योरी पढ़कर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा सिविल सर्विस या अनदर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं पूरा NCERT का टोटली मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। जय हिंद।